हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी के साथ ही साथ इंग्लिश को भी डिस्कस करते हैं। और कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। अब मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूँगी, यानी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो रोज़ दी जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग बीएड एग्ज़ाम से रिलेटिव एक टॉपिक है जो हमारा क्या है, प्रबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। ये हमारा एक सब्जेक्ट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। उसमें ये हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में आज हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। एक्चुअली ये बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट है, उसी में से हमने ये टॉपिक ले रखा है जिसका नाम है प्रबंधन। अब देखते हैं हम प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन ही वह तत्व है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय और परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रबंधन क्या होता है? सबसे पहली बात, इंग्लिश वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? किसी भी संस्था का, मान लीजिए आप कोई भी संस्था हो, या फिर वो स्कूल हो, या फिर वो कोई मान लीजिए देश चलाने वाले ही देश के प्रधान सेवक ही क्यों ना हो, तो किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी जगह आप बैठे, वहाँ पे मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी चीज़ें व्यवस्थित रूप से नहीं हो सकती हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो हमने किसी संस्था के लिए अपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं कि भाई हमें इस संस्था को इस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, इस लक्ष्य तक पहुंचाना है, ठीक है। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कम टाइम भी लगे हमारा, उसके साथ ही साथ परिश्रम भी कम लगे, और हमारे वो लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए, जिसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रबंधन की। अब देखते हैं, प्रबंधन के द्वारा ही हम विभिन्न अधिकारियों और व्यक्तियों के उत्तरदायित्व और उनकी स्थिति क्रम निर्धारण भी करते हैं। अब मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट सभी अधिकारियों को उनके व्यक्तियों के उत्तरदायित्व, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उनकी ड्यूटी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताता है। और प्रबंधन किसी भी संगठन, चाहे वह उद्योग जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से, उसका मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क क्यों होता है? क्योंकि वो ही एक व्यक्ति है जो सारी चीज़ें प्लान करता है, फिर उनके बीच क्या करता है, फिर उनको ऑर्गेनाइज करता है। पहले कोई कार्य करने के लिए वो नियोजन करता है, प्लानिंग करता है कि क्या कैसा करना चाहिए। उसके बाद फिर वो क्या करता है, फिर उसके साथ वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, अपना संगठन, लोग अपने लिए उपयुक्त लोग ढूंढता है, अपने लिए उपयुक्त व्यक्ति ढूंढता है कि ये व्यक्ति हमारे काम को इजीली और अच्छे से करेगा। फिर उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लाता है, फिर उसकी फीडबैक भी लेता है कि भाई ये काम हमारा हमने इस तरीके से किया, अब इसका क्या रिजल्ट निकला और किस हद तक हम इस काम में सफल हुए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रबंधन को मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। किसका? किसी भी शिक्षा जगत से ले लीजिए, शिक्षा जगत का भी है मस्तिष्क है, ठीक है। तो यदि नीति निर्धारण का कार्य करता है, उसको क्रियान्वयन भी व्यवस्था करता है, यही भविष्य के लिए योजना निर्माण का काम भी करता है। कहा भी गया है, प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है, यानी कंटिन्यूस जो निर्णय है, डिसीजंस लेना है, डिसीजन मेकिंग्स की जो स्टेप है आपका, तो वो भी कौन करता है? वो भी आपका मैनेजमेंट का ही काम होता है। अब देखिए, आप प्रबंधन की कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। प्रबंधन की पहली डेफिनेशन है जॉर्ज टैरी के अनुसार, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग। देखिए, जो उसने किसी इंस्टीट्यूशन के लिए जो मैनेजमेंट है, उसने कुछ उद्देश्य, मान लीजिए हमारा स्कूल है, स्कूल के लिए उसने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि भाई हमारा स्कूल टॉप रैंक पे आ जाए, हमारे स्कूल में ऐसी ऐसी सुविधाएं बच्चों को दी जाए, हमारे स्कूल में कुछ नीडी बच्चे भी पढ़ पाएँ, हमारे स्कूल का मतलब कह सकते हैं इनकम ज़्यादा हो, या फिर हमारे स्कूल का बच्चों को मतलब इस जो कंटेंट है वो बेस्ट जाए सभी स्कूलों की कंपैरिजन में, सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चे योग्य निकलें, कुछ बच्चे हमारे स्कूल के नई नई चीज़ों में सेलेक्ट हों, ठीक है, आगे और स्कूलों की कंपैरिजन में ज़्यादा आगे। तो ये कुछ लक्ष्य उसने निर्धारित किए। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों, मानवीय यानी जो लोग बाग लगे, मान लीजिए टीचर लगा है, प्यून लगा है, लिपिक लगा हुआ है, हमारा कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है, प्रबंधक बोला तो सॉरी, प्रिंसिपल लगा हुआ, ये सब जो मानवीय संसाधन है हमारे, उनका भी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो पाए, उनका भी यूज़ हम कर पाएँ। तो ये सब कौन निर्णय लेता है? ये निर्धारण कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। मैकफील्ड ने क्या बोला है? आधारभूत समन्वय, कोऑर्डिनेशन,
जितने भी लोग बाग हमारे संस्था में लगे हुए हैं उन सब के बीच हमारा एक सामंजस्य और समन्वय बना रहे, ताकि हम सबका बेहतर यूज़ करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, तो यही प्रयास करता है कौन? मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन करता है। टेरी ने कुछ एक और एक डेफिनेशन दी हुई है, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसके द्वारा मानवीय तथा अनुसंधानों का उपयोग करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्य। वही बात आ गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो संसाधन है उनको यूटिलाइज करके हम अपने जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमने उस संस्था को लेकर हमने जो अपने उद्देश्य निहित कर रखे हैं, उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, उनको प्राप्त करना, यही मैनेजमेंट का काम है। इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। आइए देखते हैं मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं ये है, सबसे पहली बात, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसके कुछ उद्देश्य हैं भाई कि हमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये काम करता है मैनेजमेंट। दूसरा इसका विशेषता ये है कि शिक्षा में प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था को हमें ढालना है कि समाज किन चीज़ों को चाहता है, समाज को किन चीज़ों की आवश्यकता है। शिक्षा, क्योंकि शिक्षित होकर हम कहाँ जाएंगे? समाज में जाएंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कहीं ना कहीं वो कुछ भी बन जाए लेकिन उसे रहना तो समाज में ही है, और समाज के नियमों, रीति रिवाजों, समाज की परंपराओं का और समाज की आवश्यकताओं का तो हमें मतलब ध्यान में रखना ही होगा। तो ये क्या है? हमारा सामाजिक प्रक्रिया। इसीलिए जब शिक्षा हमारी समाज के अनुसार होती है, मान लीजिए इस्लामिक पीरियड में क्या हुआ करता था, उन लोगों का उद्देश्य रहा करता था कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करें और वो अपना इसी कह सकते हैं जिस संसार में जी रहे इसी के लिए सारे सुख भोग लें, ये उनका शिक्षा का उद्देश्य था। वैदिक काल में हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या था? कि भैया नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का विकास करना बालक के अंदर, ये उस समय आवश्यकता थी। तो ये था। ब्रिटिश काल में क्या था भाई? ब्रिटिश काल में उनका ये था, उन्हें योग्य लिपिकों की भर्ती करना था। उन्हें चाहिए थे ऐसे व्यक्ति जो उनकी व्यापार में, बिजनेस में ब्रिटिश लोगों, अंग्रेजों की हेल्प कर पाएँ। तो उस हिसाब से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को डाला। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हमेशा ही बदलती रही है, इसीलिए मैनेजमेंट को भी शिक्षा के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट भी हमारी सामाजिक प्रक्रिया हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट देखते हैं, शिक्षा में प्रबंधन मानवीय भौतिक संसाधनों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, डेफिनेशन में भी बताया कि मानवीय भौतिक संसाधन है। जितनी भी हम जैसे मान लीजिए कि आपके पास भौतिक संसाधन है, जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे जितनी भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए आपको चाहिए, एक भवन, बिल्डिंग चाहिए स्कूल के लिए, एक क्रीड़ा स्थल चाहिए, एक आपको ऑफिस चाहिए, एक आपको शिक्षक कक्ष चाहिए, एक आपको कैंटीन चाहिए, एक आपको लाइब्रेरी चाहिए, इसके साथ ही साथ आपको एक वो क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं लैब चाहिए, एक पुस्तकालय चाहिए। ये सब आपके भौतिक संसाधन है। इनका और मानवीय संसाधन जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब हुए, जैसे हमारे शिक्षक लोग हुए, पियून हुआ, हमारे कोऑर्डिनेटर, ये हमारे मानवीय संसाधन है। इन सब के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल, यानी इन सब को, इन दोनों को, एक भौतिक संसाधन हो गए हमारे और दूसरा मानवीय संसाधन हो गए, इन दोनों का सामूहिक प्रयास करके हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, शिक्षा में प्रबंधन क्या करता है? इन दोनों के सामूहिक प्रयास को से प्रतिफल कोई निकालता है, यानी उस लक्ष्य जो हमने निर्धारित करें उनको प्राप्त करने की कोशिश करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शिक्षा में प्रबंधन सभी स्तरों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बोला, चाहे वो किसी स्तर का हो, मान लीजिए प्राथमिक स्तर की या प्री प्राइमरी की बात हम करें, पूर्व प्राथमिक स्तर पर बात करें हम, तब भी हमें प्रबंधन की आवश्यकता है। कि मान लीजिए बच्चे की आवश्यकता की शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखा गया, दार्शनिक तथ्यों को ध्यान में रखा गया, बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया, बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखा गया, बच्चे के अनुसार हम टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे के अनुसार हम उसे शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और प्राइमरी स्तर पर देखिए कुछ अलग लक्ष्य हैं शिक्षा के निर्धारित कर रखे हैं, माध्यमिक स्तर पर कुछ अलग हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर कुछ अलग हैं और स्नातक स्तर पर कुछ अलग हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सभी स्तर पर अलग अलग हैं। तो इसीलिए हमें प्रबंधन भी सभी स्तरों के लिए आवश्यक है। मान लीजिए आप प्राथमिक स्तर के बच्चे को कोई टीचर जाओ और वो पढ़ा रहा है, आपका माध्यमिक स्तर की चीज़ें पढ़ा रहा है या उच्च माध्यमिक स्तर की चीज़ें पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन उस वहाँ पे आवश्यक हमें है, आवश्यकता उसकी है। तो सभी स्तर पर इसकी आवश्यकता हमें होती है।
हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बोला, विशिष्ट प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि प्रबंधन मतलब मान लीजिए जैसे मैंने प्रीवियस लाइन में भी बोला है कि प्रबंधन मस्तिष्क है, ये एक विशिष्ट स्पेशल प्रक्रिया मस्तिष्क के बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हर एक्टिविटी के पीछे हर कहते नहीं है, बिना राजा के फौज जो रहेगी तो वो कोई एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी दिशा में जाएंगे और हमारे जो लक्ष्य है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। 6 पॉइंट देखते हैं, शिक्षा में प्रबंधन की सफलता विद्यालय के विकास को गति देती है। बिल्कुल सही बोला, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट अगर सफल है, मैनेजमेंट अपने कामों में, जैसे कि मैनेजमेंट का काम क्या है हमारा, मैनेजमेंट का काम है हमारा नियोजन प्लानिंग करना, उसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन संगठन करना, फिर निर्देशन देना सबको कि भाई आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है, उस आपके काम में ये कमी है, आपको इस तरीके से अपना काम करना है, नियंत्रण करना, सब पे कंट्रोलिंग करना कि मान लीजिए कोई शिक्षक अपनी शिक्षक की कर्तव्यों से विमुख हो रहा है, या मान लीजिए उसके जो कर्तव्य हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे विमुख हो रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज़ पर हमें क्या करना है, नियंत्रण करना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, और अंत में सभी का एवेल्यूशन भी करना है कि भाई आपने इतना इतना काम तो कर लिया, आपने इतना इतना काम तो किया, पर इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या हम जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो प्राप्त हुए हैं। अगर वो प्राप्त हुए हैं तभी मान लीजिए कि प्रबंधन का काम खत्म हुआ है, प्रबंधन ने सही दिशा में कार्य किया है। तो क्या है, प्रबंधन की सफलता विद्यालय के विकास को गति देती है। बिल्कुल सही बोला, अगर प्रबंधन ही सफल नहीं है तो सोच लीजिए आप कि किस दिशा में विद्यालय जा रहा है, किस दिशा में संस्थान जा रहा है, ये तो आपको पता ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा में प्रबंधन संगठन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बोला, संगठन की आवश्यकता होगी। आप मान लीजिए आपके विद्यालय, आपका ये विद्यालय है, आपके पास क्रीड़ा स्थल है, क्रीड़ांगन भी है, आपके पास लाइब्रेरी भी है, पुस्तकालय भी है, आपके पास कह सकते हैं हम गार्डन भी है, आपके पास बालकों के लिए शौच के लिए जगह भी है, और आपके लिए कक्ष भी है जिसमें उचित धूप की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है बच्चों के लिए, और डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख करके बच्चों को दिया गया है, बैठने के लिए भी व्यवस्था है। उसके साथ ही साथ टीचर रूम भी है आपके पास, स्टाफ रूम भी है आपके पास सभी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। शिक्षा में संगठन प्रबंधन की आवश्यकता होती है, संगठन की, तो आपके पास ये सब चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी मान लीजिए, और आपके पास मान लीजिए आपके पास मानवीय संसाधन नहीं है, शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उन सब भौतिक संसाधनों का आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको प्रयोग करने वाला ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि प्रबंधन में संगठन की हर चीज़ आपके पास होना चाहिए, आपके पास हर आवश्यक चीज़ें आपके पास प्रबंधन में होना चाहिए, तभी प्रबंधन काम कर पाएगा। ठीक है, 8th पॉइंट, या फिर मान लीजिए आपके पास भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन नहीं है, तो प्रबंधन क्या कर लेगा, प्रबंधन की सबसे बड़ी कमी तो यही हो जाएगी कि उसके पास मानवीय संसाधन नहीं है ना। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षा में प्रबंधन कला और विज्ञान है। बिल्कुल सही समझा, कला भी है ये और एक विज्ञान भी है। कला क्यों है, क्योंकि ये कला हर किसी के पास नहीं होती, इसके भी कुछ कह सकते हैं कि कुछ प्रबंधक के भी कुछ गुण होते हैं जो उस प्रबंधक में होना, विद्यमान होना आवश्यक होते हैं। उसे प्रबंधन की कला आना चाहिए, तभी वो सबको मैनेजमेंट, संस्थान का मैनेजमेंट कर पाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रबंधन के कार्य क्या हैं। मैंने आपको बताया कि प्रबंधन का सबसे पहला काम है प्लानिंग करना। प्लानिंग करेगा वो, फिर उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए आवश्यक संसाधन ढूंढेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा अपना ही। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उसके बाद फिर वो निर्देशन करेगा। निर्देशन यानी जो उसने संस्थान के लिए संगठन बनाया, मान लीजिए उसने शिक्षक भी नियुक्त किए, उसने क्या किया, उसने प्रिंसिपल भी नियुक्त किए, उसने कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए, उसने सहायक शिक्षक भी नियुक्त किए, उसके साथ ही साथ उसने जिसको बोलते हैं हम स्कूल में पियून भी नियुक्त किए, उसने सभी लोग नियुक्त किए। लेकिन उनको काम करने का निर्देशन कौन देगा, शिक्षक का कार्य सिर्फ यही नहीं है कि आप कक्षा में पढ़ा के आ गए और आपका काम खत्म हो गया, आपने एक टॉपिक लिया और उसको पढ़ा दिया और आपका काम खत्म हो गया। उसको निर्देशन देना पड़ेगा कि भाई आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे ने किस हद तक प्राप्त किया, बच्चे को किस हद तक आपकी बात समझ में आई, और किस जो आप लक्ष्य लेकर कक्ष में गए थे वो लक्ष्य आपने किस हद तक प्राप्त किए हुए हैं ये बताइए। उनका मूल्यांकन भी करना पड़ेगा।
तो इसके लिए शिक्षक को निर्देशन भी देना पड़ेगा। सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी को निर्देशन देना पड़ेगा कि भाई आपको इतने बजे सफाई करके रखना है। बच्चे आए उसके पहले आपको सीटिंग पूरा अरेंजमेंट करके रखना है, आपको बच्चों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को भी उनके आपको काम बताना पड़ेगा, निर्देशन देना पड़ेगा। तो ये सब मैनेजमेंट का काम है। इसके बाद नियंत्रण, कंट्रोलिंग करना, मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन जितने लोग हैं सबके बीच, फिर फाइनली उनका इवैल्यूएशन करना कि भाई इतने लोगों ने सब इतना सारा काम तो किया लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकल करके आया। तो पहला काम क्या है निर्देशन प्रबंधन का, नियोजन करना। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को पढ़ा दिया लेकिन पढ़ाने के बाद वो बच्चा आगे चल के क्रिमिनल बन रहा है, वो बच्चा अपने सामाजिक और सांस्कृतिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भूलता चला जा रहा है, ठीक है, देशद्रोही बनता चला जा रहा है। मान लीजिए वो बच्चा पढ़ तो गया लेकिन वो अपना ही आजीविका चलाने में सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक लोकतंत्र के निर्माण में सहायता नहीं दे सकता है, तो वो शिक्षा किस काम की, वो शिक्षा व्यर्थ है। गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा था कि शिक्षा से तात्पर्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास से उन्होंने बताया था शरीर, 3H की बात की हुई थी उन्होंने, शरीर, मन और मस्तिष्क, इन 3 की बात की हुई थी कि बालक का सर्वांगीण यानी शरीर का मानसिक विकास करना और मन का विकास करना ही शिक्षा है। तो सर्वांगीण विकास उसका तभी हो पाएगा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों में आगे रहे। एक बालक दूसरे बालक की क्षमताओं तथा विशेषताओं से भिन्न है, बिल्कुल सब लोग जानते हैं। इसीलिए हम लोग शिक्षा के आज हर एक क्षेत्र में साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर ही एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि एक माता पिता की 2 संतानें, जुड़वा संतानें भी स्वभाव में, उनके स्वभाव में, उनकी रुचि में, उनकी क्षमताओं में भिन्न है एक दूसरे से। तो ऐसी स्थिति में सबकी शिक्षा कैसे सेम हो सकती है, जब उनकी मानसिक क्षमता, उनकी रुचियाँ, उनकी आवश्यकताएं, उनके अंदर के जो गुण हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं, तो फिर उनकी शिक्षा भी भिन्न होनी चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं भिन्न हैं, क्योंकि उनकी रुचियां भिन्न हैं, उनके अंदर की क्षमताएं भिन्न हैं, तो उनकी शिक्षा भी भिन्न भिन्न। मान लीजिए कोई बच्चा शिक्षक बनना चाहता है और कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या आप उसे भी शिक्षक बना देंगे? ऐसा नहीं है। आप उसे उस तरीके की शिक्षा देंगे कि अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियर बने, ज़रूरी नहीं है कि वो भी शिक्षक बने। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि सभी बालकों को विकास के पूर्ण अवसर मिल सकें, चाहे वो भले ही क्षमता में, रुचियों में या फिर अपनी आवश्यकताओं में एक दूसरे से भिन्न हो, लेकिन सभी का विकास हो। इसीलिए शिक्षा के इस पक्ष को ध्यान में रखकर समावेशी शिक्षा को क्लास में स्थान दिया गया है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक ही छत के नीचे सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे बात सिर्फ ये है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होना प्रक्रिया द्वारा विद्यालय म्यूजिक रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य, यानी सभी बच्चे का शैक्षणिक विकास भी हो और साथ ही साथ शैक्षणिक विकास, यानी स्कूल के बाहर भी उसका उतना ही विकास होना चाहिए जितना कि आप कक्षा के अंदर उसका विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है? नियोजन। नियोजन कार्य करने से पूर्व ही कार्य करने की विधि पर विचार करता है ताकि समस्याओं तथा परिणामों का पूर्वानुमान लगाकर उससे बचा जा सके। नियोजन प्रक्रिया के 3 अंग हैं। नियोजन का मतलब होता है कोई भी काम अपन करने के लिए बैठे हैं, हम उस काम को करने हैं, उससे पहले हम उसके बारे में सोच लें, उसके बारे में विचार कर लें, उसके बारे में पूर्वानुमान लगा लें कि भाई देखो हम अगर ऐसी ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो फ्यूचर में उसका ये परिणाम निकलेगा। अगर हम अभी अपना सर पटक रहे हैं तो फ्यूचर में हमारा सर फूटेगा और हम हॉस्पिटल में होंगे, ये पहले से ही सोच लिया जाए। तो कहीं ना कहीं पूर्वानुमान लगा लिया जाए। अब ये नियोजन 3 टाइप का होता है। एक तो उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाएँ, ठीक है। दूसरा हमारा क्या कर लिया जाए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें कैसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वो हमारे पास है या नहीं है। कर्मचारियों में कार्य विभाजन, कि भाई हमारे पास ये काम है, हमें मान लीजिए पढ़ाना है,
सबसे पहले हमें एक स्कूल चलाना है, स्कूल खोलना है। स्कूल चलाने के लिए हमारा उद्देश्य है कि भाई हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो जाए, इंग्लिश मीडियम हमें पढ़ाना है, कंटेंट बच्चों के पास बेहतर जाना चाहिए, प्राइमरी तक का हमारा स्कूल अच्छा काम कर पाए, नंबर 1 स्कूल हो जाए। ये हमारे उद्देश्य हैं। अब इनके लिए हमें वातावरण चाहिए। वातावरण यानी सबसे पहले हमें जगह चाहिए और हमारे पास भौतिक मानवीय संसाधन हो। फिर कर्मचारियों में कार्यान्वयन, फिर हम काम सौंपेंगे, भाई प्रिंसिपल साहब आपका ये काम है, मैडम आपका ये काम है, कोऑर्डिनेटर जी आपका ये काम है, आपका ये काम है, सबको काम सौंपेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सब हमारा प्लानिंग के अंतर्गत आ जाएगा, नियोजन के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। संगठन उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था करना जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक है। भौतिक संसाधन, धर्म और कर्मचारी आदि। शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार का संगठन आवश्यक होता है। मानव संसाधन का संगठन, भौतिक, देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे भौतिक संसाधन, आपको स्कूल चलाना है, आपके पास भवन होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, आपके पास क्रीड़ा स्थल होना चाहिए बच्चों के लिए, लाइब्रेरी होना चाहिए आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पर्याप्त संसाधन, जैसे कि मान लीजिए आपके पास फर्नीचर होना चाहिए, आपके पास ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी है सारे, मेज कुर्सी, ये सब भौतिक संसाधन होना चाहिए। मानवीय संसाधन, शिक्षक, कर्मचारी, ये सब होना चाहिए आपके पास। इसके बाद वित्तीय संसाधन, भाई आपके पास पैसे भी होने चाहिए कि मान लीजिए आपकी किसी वर्ष फीस नहीं आई स्कूल से, तो आप स्कूल में व्यय कर पाएँ, ठीक है, तो ये आपके पास वित्तीय संसाधन होना चाहिए। शैक्षिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन, कि मान लीजिए आपको स्कूल के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को उसकी म्यूज़िक सिखाना है, तो म्यूज़िक में कोई बच्चा इंटरेस्ट रखता है, कोई बच्चा डांसिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो ये सब पाठ्य सहगामी क्रिया हुई। कोई बच्चा खेल में बहुत, कबड्डी, खो खो, इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है, कोई बच्चा और एक्टिविटीज़ में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में एक्टिव है, तो उनके लिए भी आपको क्या, संगठन चाहिए। निर्देशन पर शिक्षकों तथा शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के प्रयत्न को ही सही दिशा प्रदान करता है। प्रबंधक विद्यालय में उपयुक्त सांस्कृतिक तथा समन्वयात्मक वातावरण विकसित करके समस्त शिक्षकों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो यही चीज़ें हैं कि संगठन हमारे पास होना जरूरी है, उसके बिना हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। कि हमारे पास चीज़ें तो हैं, हमने उद्देश्य तो निर्धारित कर लिए, लेकिन हमारे पास चीज़ें भी होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास संसाधन भी होना चाहिए, तो वो भी हमारे पास होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए संप्रेषण, निर्देशन, ये हमारा निर्देशन में आ जाएगा। निर्देशन देखिए, आप पर शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रयत्न को सही दिशा प्रदान करना। अब जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशन भी देना जरूरी है। प्रबंधक विद्यालय में उपयुक्त सांस्कृतिक तथा समन्वयात्मक वातावरण विकसित करके समस्त शिक्षकों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। निर्देशन के मुख्य 3 कार्य, संप्रेषण, नेतृत्व और प्रेरणा। संप्रेषण यानी बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, उनको बताना एट द मोमेंट कि देखिए आपको ऐसे ऐसे काम करना है। नेतृत्व यानी लीडरशिप करना, कि उनको मार्गदर्शन करना, उनको बताना कि आपको इस तरीके से क्लास में इस तरीके से आपको एक्टिविटी करना है, इस तरीके से हमें स्कूल चलाना है। प्रेरणा यानी उनको मोटिवेट करना कि वो अपने काम के प्रति इंटरेस्ट लें, अपने काम में, अपने काम को और भी बेहतर ढंग से करने के लिए प्रयत्न करें, तो ये मोटिवेशन हो गया। तो ये आपके कुछ 3 चीज़ें हैं जो किस में आ जाएंगी, आपकी निर्देशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है विद्यालय की सभी गतिविधियों पर ध्यान रखना, जिससे संस्था में होने वाले समस्त कार्य निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हों। अगर यदि नहीं हो रहे हैं तो नियंत्रण रखने के लिए विद्यालय में नियम, नीतियाँ तथा विधियाँ निर्धारित की जाती हैं। साथ ही पर्यवेक्षक तथा मूल्यांकन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। देखिए होता क्या है कि अब हमारे पास निर्देशन भी दे दिया हमने, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कंट्रोलिंग। सब कुछ हो गया हमारे पास, अब उन सब चीज़ों को, हमारे पास सब संसाधन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो संसाधन हमारे सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, उनके लिए हमें कंट्रोलिंग करना जरूरी है। तो नियंत्रण रखने के लिए विद्यालय में नियम बनाए जाते हैं कुछ, कि देखिए सभी टीचरों को खड़े होकर पढ़ाना है, कोई टीचर बैठेगा नहीं पढ़ाते समय। सभी टीचर, कोई भी टीचर बच्चे को मारपीट नहीं करेगा, दंड व्यवस्था बिल्कुल नहीं करेगा, दंड किसी बच्चे को नहीं देगा, अदरवाइज़ वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी एक्शन उसके उन बच्चों के पेरेंट्स लेंगे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने एक नियम बताया कि भाई टीचर्स को 7 बजे आना, बच्चे 8 बजे आएंगे,
बच्चे 7:30 बजे आएंगे। तो ये कुछ नियम है, इस तरीके से नियम करके वो कंट्रोलिंग कर सकते हैं स्कूल को अच्छी तरीके से डिसिप्लिन वे में चला सकते हैं। कुछ पॉलिसीज़ हैं कि भाई मान लीजिए कि जैसे हमें क्या करना है कि अगर कोई टीचर हमारे यहाँ आ रहा है, पढ़ाने के लिए आता है, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, कोई टीचर हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए आ रहा है, अगर वो हमें बिना बताए स्कूल से रिज़ाइन देता है तो उसकी 1 महीने की सैलरी काट ली जाएगी। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग है, ताकि कोई टीचर ऐसे बिना बताए स्कूल से ना जाए और स्कूल का डिसबैलेंस ना हो। मान लीजिए मैथ का टीचर बिना बताए चला गया, उसने कहा हमारा पेमेंट कर दीजिए भाई बिना आधे ही सेशन में, तो वहाँ बच्चों का लॉस होगा ना। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए नीतियाँ भी कुछ बनाई जाती हैं स्कूल में, ताकि स्कूल का डिसबैलेंस ना हो, ये कंट्रोलिंग में आ जाएगा। पर्यवेक्षक, मान लीजिए कोऑर्डिनेटर हमेशा टाइम टाइम पे टीचर का एवेल्यूशन करता रहता है कि मैम आपने क्या पढ़ाया क्लास में, किस हद तक बच्चे ने क्या सीखा, आपका पढ़ाने में क्या कमी रही है, आपने पढ़ाने में कौन सा मेथड यूज़ किया है, आपने बच्चे को किस ढंग से पढ़ाया है, आपने क्या कह सकते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई हैं, आपने सहायक सामग्री टीचर लर्निंग मटेरियल क्या यूज़ किया है पढ़ाते टाइम, ताकि बच्चे को वो चीज़ हमेशा के लिए उसके दिमाग में फिक्स हो जाए। क्या क्या चीज़ें आपने किस तरीके से अपने टीचिंग किया, तो वो पर्यवेक्षक हो जाएगा। इवेल्यूशन करेगा कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया, अब इसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये चीज़ें आ जाएंगी कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट है हमारा समन्वय। समन्वय जो हमारा है, समन्वय से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयत्नों में क्रमबद्ध कार्यक्रम के संबंधित संचालन के साथ साथ विद्यालय के उद्देश्यों कार्यक्रम संस्थानों के मध्य वही है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच समन्वय बनाना, आपस में लड़ाई दंगा ना हो, आपस में संबंध सबके मधुर संबंध बने रहे, ताकि संस्थान को भी उचित दिशा में ले जाया जा सके। ठीक है, तो ये आपका समन्वय, कोऑर्डिनेशन मिला के चलना, सामंजस्य बना के। लास्ट है हमारा इवेल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रबंध प्रक्रिया का अति महत्वपूर्ण सोपान है। भाई सब कुछ हो गया, मूल्यांकन द्वारा ही संस्था की सफलता असफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, उसके बाद हमें ये आकलन करना है कि भाई क्या कमी रह गई हमारे काम में, और किस हद तक जो हमने एक्टिविटी करी हैं वो कहाँ असफल रही हैं, और किस हद तक हमने जो लक्ष्य निर्धारित करे थे वो किस हद तक हमें प्राप्त हुए हैं, और कितना हमें और काम करने की आवश्यकता है, कितना हमें और हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है, और कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये सब हमारा काम कौन करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो ये लास्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट, दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट। ये लास्ट स्टेप है मैनेजमेंट का कि भाई इवेल्यूशन करिए कि अभी तक जो हमने किया है वो किस दिशा में गया और क्या उससे हासिल हुआ। तो ये था आज की क्लास में, हमने आज पढ़ा है मैनेजमेंट के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो यही था आज की क्लास में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप अपना कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और जितना भी ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।